पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2 वर्ड से मिलके बना है। इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो का मतलब यहाँ पे होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिस्ट्री का मतलब यहाँ पे होता है केमिकल एनर्जी। इसको हम लोग 2 पार्ट में पढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं कि कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और सेकंड पार्ट में इसका जस्ट रिवर्स पढ़ते हैं कि कैसे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ में समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होगा। इसमें एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का यूज होता है। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का कहने का मतलब है ऐसी रिएक्शन जो कि अपने आप नहीं हो रही है, उसको हम लोग जबरदस्ती करवा रहे हैं। तो हम लोग कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं हो रही है, उस पे हम लोग एक इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद वो रिएक्शंस प्रोसीड हो जा रही है। इसका मतलब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें हो कन्वर्ट हो गया? केमिकल एनर्जी में। अब इसका जस्ट रिवर्स भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो मान के चलिए कि 2 स्पेसीज है, एक ए स्पेसीज है और एक बी स्पेसीज है। ए स्पेसीज ने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया। जिस इलेक्ट्रॉन को ए स्पेसीज ने लूज़ किया, उसी इलेक्ट्रॉन को बी स्पेसीज ने गेन कर लिया। ठीक है? अब इसको आगे समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल के तहत समझने की कोशिश करते हैं। मान के चलिए आप स्कूल में क्लासरूम में के अंदर बैठे हुए हैं, तो टीचर का भी प्रेजेंस वहाँ पे है और आपके जस्ट बगल में आपका एक दोस्त बैठा हुआ है। उसको आपको इलेक्ट्रॉन देना है, तो आप उसके डायरेक्ट हाथ में इलेक्ट्रॉन दे दीजिएगा। जब उसके डायरेक्ट में आप उसको हाथ में इलेक्ट्रॉन दे दिए, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं हुआ। वहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं हुआ तो मतलब करंट प्रोड्यूस नहीं हुआ। लेकिन वही जब आपका दोस्त सबसे लास्ट में जो बैठा हो और आप फर्स्ट में जो बैठे हो और टीचर का प्रेजेंस हो, तो आप अपने पीछे वाले को दीजिएगा वो इलेक्ट्रॉन, वो अपने पीछे वाले को देगा। इसी मीडियम के थ्रू वो लास्ट तक वो इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा और जैसे वो लास्ट तक इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा, इसका मतलब करंट प्रोड्यूस हो गई और करंट जैसे ही प्रोड्यूस हो गई, इसका मतलब केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। वही इसमें भी खेल होता है। जिस इस ए स्पेसिस से बी स्पेसिस में जो इलेक्ट्रॉन हम लोग दे रहे हैं, ए स्पेसिस में जो इलेक्ट्रॉन बी स्पेसिस को दिया है, उसको एक कनेक्टिंग वायर के थ्रू हम लोग कनेक्ट कर देते हैं और इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है, उससे फिर करंट प्रोड्यूस हो जाता है। इसी तरह केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इसको पढ़ने के लिए हम लोग को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जरूरत पड़ता है कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जैसे कि 2 कन्वर्जन है यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इंटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हम लोग को 2 इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जरूरत पड़ेगी। पहला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का नाम है गैल्वेनिक सेल, दूसरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जैसा कि आप लोग स्लाइड में आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसके नाम में इसका मतलब छुपा हुआ है। Electrolytic means electric energy will be converted into chemical energy and galvanic cell, इसमें क्या होगा? केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग गैल्वेनिक सेल पढ़ते हैं और गैल्वेनिक सेल्स का को सबसे पहले अगर कोई दिया था तो वो डेनियल बाबा ने दिया था। तो चलिए हम लोग गैल्वेनिक सेल उर्फ डेनियल सेल पढ़ते हैं। तो देखिए डेनियल सेल में क्या होता है, 2 बॉक्स दिया जाता है। पहला बॉक्स में जिंक का रॉड है। जिंक के रॉड को हम लोग डिप कर दिए हैं एक्वस जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा, एक्वस जिंक का सल्फेट का सॉल्यूशन है, न कि सिर्फ जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है। और दूसरा जो बॉक्स है उसमें हम लोग कॉपर का के रॉड को डिप कर दिए हैं एक्वस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में और इसको एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिए। जब हम ये डब्बा इस दोनों डब्बे को हम लेके और ये वायर में जब हम लोग कनेक्ट कर दिए, कनेक्ट कर दिए तो हम लोग कुछ ऑब्जर्व किए कि वहां पे बल्ब ग्लो करने लगा। बल्ब तो ग्लो करने ही लगा और जैसे थोड़ी देर बीता जा रहा था, तो ये जिंक की रॉड भी छोटी होती जा रही थी और इसका वेट भी घटता जा रहा था और कॉपर की रॉड की वेट बढ़ती जा रही थी। कॉपर की रॉड की वेट बढ़ती जा रही थी। तो इसका हम लोग रीजन जानने की कोशिश करते हैं। तो जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn2+ बना रहा है यहाँ पे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन
कॉपर के रॉड के पास जा रहा है और कॉपर के रॉड के पास जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, वहाँ पे एक्वस CuSO4 बैठा हुआ है और एक्वस CuSO4 में क्या होगा? Cu2+ का आयन होगा और सल्फेट का आयन होगा। तुरंत कॉपर कॉपर 2+ आयन उस 2 इलेक्ट्रॉन को लेके कॉपर सॉलिड बन जाएगा और वो कॉपर अपने भाई के साथ जाके चिपक जाएगा कॉपर रॉड में। इसीलिए कॉपर की रॉड की वजन बढ़ गई थी। क्यों बढ़ गई थी वजन? क्योंकि ये जो सॉल्यूशन में जो एक्वस कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है उसमें आयन जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया और वो जाके उसमें चिपक गया, इसलिए उसका वजन बढ़ गया। और जिंक रॉड का वजन क्यों घट गया था? क्योंकि जिंक के रॉड से जिंक का एटम टूट रहा था और जैसे ही जिंक का एटम का रॉड टूट रहा था और 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा था, वो कॉपर 2+ गेन करके कॉपर का वजन बढ़ा रहा था। ये बल्ब ऐसे ही ग्लो कर रहा था। ये कुछ देर तक ऐसा हुआ और लैब में एकदम लाइटिंग हो रही थी, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। लेकिन हम लोग इसमें जानने की कोशिश करते हैं क्या Zn2+ आखिर जिंक रॉड से जिंक का एटम टूटा ही क्यों? क्या जरूरत पड़ा जिंक को अब Zn2+ बनने की? ये तो हम लोग धीरे-धीरे जब चैप्टर को प्रोसीड करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो Zn2+ अगर यदि बन ही गया है तो उसको हम लोग स्टेबलाइज़ करने की कोशिश करते हैं। हम लोग एक्वस लिए हैं, एक्वस का यहाँ पे कहने का मतलब क्या है? जैसे Zn2+ को प्यार करेगा कौन? वाटर। वाटर पे ऑक्सीजन पे डेल्टा पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज चारों तरफ से Zn2+ के एटम को घेर लेगा और उसको स्टेबलाइज़ कर देगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि Zn2+ को स्टेबलाइज़ करेगा। ना कि उसके चार्ज को पूरी तरह से खत्म कर पाएगा, कभी चार्ज को खत्म नहीं कर पाएगा। मतलब उस सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज बना रहेगा, लेकिन वो स्टेबलाइज़ कर देगा। स्टेबलाइज़ करने से क्या फ़ायदा होगा? वो कहीं और रिएक्ट नहीं कर पाएगा और उसकी एनर्जी लो हो जाएगी। वो स्टेबलाइजेशन की तरफ मूव ऑन करेगा। तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि सर कॉपर 2+ जो है, उसको भी तो वाटर स्टेबलाइज़ कर सकता था। ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्यों कॉपर के पास चला गया? क्योंकि वाटर जो है उसपे जो ऑक्सीजन पे जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, उसपे सिर्फ पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ना कि वो इलेक्ट्रॉन है और वहाँ पे उसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। तो बताइए वो 2 इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा या फिर पार्शियल नेगेटिव चार्ज को लेना चाहेगा? ज़ाहिर-सी बात है उसको 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा क्योंकि वो पूरी तरह से उसका चार्ज को खत्म कर देगा और वो पूरा स्टेबल महसूस करेगा। तो वो न्यूट्रलिटी मेंटेन करेगा, सॉरी न्यूट्रलिटी मेंटेन करेगा और वहाँ पे Zn2+ को क्या हो रहा था? स्टेबलाइजेशन मिल रहा था। इसके पास मजबूरी है कॉपर 2+ के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन को लेने का। ऐसा ऑप्शन Zn2+ के पास नहीं था सर। इसीलिए Zn2+ को वाटर स्टेबलाइज कर रहा था और कॉपर 2+ को 2 इलेक्ट्रॉन कर रहा था। कुछ देर तक लैब में ऐसा लाइटनिंग हुआ, लेकिन कुछ देर बाद जो है बत्ती गुल हो गई और लाइट जलना बंद हो गया। ऐसा क्या हुआ होगा जो कि लाइट जलना बंद हुआ होगा? हम लोग ने एज़्यूम किया जिंक की रॉड कहीं खत्म हो गई होगी, क्योंकि जिंक की वेट तो धीरे-धीरे घटती जा रही थी। लेकिन हम लोगों ने देखा कि नहीं हुई है ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, जिंक की रॉड तो बची हुई है। जिंक Zn2+ में बन रहा है, ज़रूर कॉपर 2+ कम हुआ होगा तभी वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर रहा है। तो सर्किट मेंटेन नहीं हो पा रही है हम लोग की। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ था। जब बहुत हम लोग पता किए तो हम लोग को पता चला कि यहाँ पे चार्ज का एक्युमुलेशन हो गया है। तो हम लोग आइए समझने की कोशिश करते हैं, ये चार्ज एक्युमुलेशन क्या होता है? चार्ज एक्युमुलेशन देखिए यहाँ पे Zn2+ को पानी का भरपूर प्यार मिला था, लेकिन वो पानी फिर भी उसके पॉजिटिव चार्ज को खत्म नहीं कर पाया था। इसके कारण इस डब्बे में पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट हो गया और वहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि कॉपर जो सल्फेट का सॉल्यूशन था, उसमें शुरू में कॉपर 2+ और सल्फेट आयन दोनों इक्वल अमाउंट में था, लेकिन कॉपर 2+ ने कुछ इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर रॉड के पास चला गया, जिसके कारण कॉपर 2+ और सल्फेट आयन में डिसबैलेंस हो गया और सल्फेट आयन बढ़ गया, जिसके कारण ये वाले डिब्बे में नेगेटिव चार्ज हो गया। अच्छा सर, ये चार्ज तो उसमें पॉजिटिव एक्युमुलेट हो गया और इसमें नेगेटिव एक्युमुलेट हो गया। उससे इफेक्ट क्या पड़ेगा? उससे दिक्कत क्या होगा? उससे दिक्कत हम लोग जानने की कोशिश करते हैं उससे दिक्कत क्या होगा? Zn2+ फिर अगर ये टूट के इस H2O के अंदर आने का कोशिश किया तो पॉजिटिव चार्ज धक्का मार देगा। बोलेगा नहीं, नहीं, अब नहीं आना है, मेरे पास तो खुद पॉजिटिव चार्ज है। मैं अब वो कैसे स्टेबलाइज़ करूँ? अच्छा मान लिया अगर जी Zn2+ आ भी गया और इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर भी दिया, तो कॉप उस साइड भी तो नेगेटिव चार्ज है, वो तो इलेक्ट्रॉन को रखना ही नहीं चाह रहा है। वो भी इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है, जा इधर आने का ज़रूरत ही नहीं है।
इलेक्ट्रॉन का सप्लाई बंद हो गया, करंट बंद हो गया, इसीलिए क्या हुआ? बल्ब जलना बंद हो गया। पर हमको तो बल्ब जलाना है, कैसे जलेगा बल्ब? इसके लिए इस चार्ज को हम लोगों को खत्म करना पड़ेगा, पूरी तरह से चार्ज को खत्म करना पड़ेगा। चार्ज को खत्म करने के लिए हम लोग एक साल्ट ब्रिज बनाते हैं। तो इस साल्ट ब्रिज हम लोग अगले लेक्चर में इंट्रोड्यूस करेंगे इस टॉपिक को, साल्ट ब्रिज। यहाँ तक आज के लिए